नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। 2024 की जंग का ऐलान कभी भी हो सकता है, जिसको लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। इस बीच टीएमसी चीफ और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान सामने आया है। उनके ऐलान से सियासी गलियारों में कयासों और अटकलों का दौर शुरू हो चुका है। वहीं कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। इधर पीएम मोदी और अमित शाह ने ममता बनर्जी की चुनौती को स्वीकार कर लिया है। यूपी की 80 लोकसभा सीटों के बाद महाराष्ट्र में 48 लोकसभा की सीटें आती हैं, उसके बाद पश्चिम बंगाल में 42 सीटें आती हैं। ऐसे में बंगाल के 42 लोकसभा सीटों के लिए अभी से मारामारी शुरू हो चुकी है। ममता दीदी ने खुले मंच से 1 फरवरी को पीएम मोदी और अमित शाह को ललकारा है, जिससे बंगाल में बवाल मच गया है। तो यहाँ पर अति आत्मविश्वास की शिकार ममता बनर्जी क्या कह गई, वो पहले आपको बता देते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने 1 फरवरी को दावा किया, लोकसभा चुनाव के बाद दिल्ली पर उनकी पार्टी का कब्जा होगा। हम चुनाव के बाद सभी क्षेत्रीय दलों को एक छत के नीचे लेकर आएंगे। इससे एक दिन पहले ही ममता बनर्जी ने बंगाल में कांग्रेस और वाम दलों पर मिलीभगत करने का आरोप लगाया था। अब उन्होंने केंद्र सरकार को निशाने पर लिया है। बनर्जी ने मां, माटी और मानुष के मूल्य के प्रति अपनी पार्टी की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि टीएमसी का लक्ष्य बंगाल में जीतना और राष्ट्रीय राजधानी में अपना प्रभाव बढ़ाना है। उन्होंने चुनाव के बाद क्षेत्रीय दलों को एकजुट करने के अपने विजन की बात भी कही। इससे संकेत मिला है कि कांग्रेस की अगुवाई वाले विपक्षी गठबंधन इंडिया से टीएमसी अलग हो सकती हैं। इसमें अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी भी शामिल है। बंगाल के मुख्यमंत्री ने कहा है कि अगर जनता हमारे साथ है तो हम ये वादा करते हैं कि हम बंगाल में जीत हासिल करेंगे और फिर दिल्ली पर कब्जा करेंगे। चुनाव के बाद सभी क्षेत्रीय दलों को एक साथ लाकर हम ऐसा करेंगे। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स यानी एनआरसी और नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए को लेकर चिंता जताई। ममता बनर्जी ने दावा किया कि केंद्र सरकार का ऐसे कदम उठाने का उद्देश्य केवल मतदाताओं को अलग थलग करना है। उन्होंने कहा है, मैं बंगाल में एनआरसी लागू नहीं होने दूंगी। वो सीएए के नाम पर झूठ बोल रहे हैं, ये उनका राजनीतिक प्लान है। कांग्रेस और वाम दल चुनाव में भाजपा की मदद करने के लिए मिलीभगत कर रहे हैं। कांग्रेस के साथ सीट बंटवारे की बात इसलिए सफल नहीं हो पाई क्योंकि वाम दलों की ओर से इसमें दखल दिया जा रहा था। हम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेंगे, बंगाल हमें दिल्ली जीतने की राह दिखाएगा। ममता बनर्जी के इन बयानों से साफ है कि वो जल्द ही इंडी अलायंस यानी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से पूरी तरह से किनारा करने वाली हैं। वैसे वो पहले ही बता चुकी हैं कि बंगाल में वो एकला चलो के साथ अकेले चुनाव लड़ेंगी। यानी बंगाल में इंडी गठबंधन अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। यानी इंडी गठबंधन का अस्तित्व जो है उस पर बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो गया है। इससे पहले जब राहुल की यात्रा मालदा पहुंची थी, तब भी ममता बनर्जी ने कांग्रेस के साथ साथ मोदी को ललकारा था। उन्होंने कहा था, मैं राजनीति के लिए कम आती हूं, लेकिन कुछ दल ऐसे हैं जो चुनाव के समय कोयल की तरह कू कू करना शुरू कर देते हैं। भाजपा के साथ हमारी लड़ाई चलेगी, हम अकेले ही लड़ेंगे। भाजपा को अगर कोई हरा सकता है तो वो तृणमूल कांग्रेस ही है। अब सवाल ये उठता है कि ममता को क्यों लगता है कि वो बंगाल के साथ साथ दिल्ली में भी कब्जा कर सकती हैं, जबकि टीएमसी का जनाधार बंगाल के बाहर ना के बराबर है। तो किसके दम पर ममता बनर्जी मोदी और शाह को चुनौती दे रही हैं? इधर ममता दीदी की चुनौती को अमित शाह ने भी एक्सेप्ट कर लिया है। बीजेपी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पश्चिम बंगाल पर काफी फोकस कर रही है। इसके लिए पार्टी ने रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राज्य के शीर्ष नेताओं के साथ बैठक कर 15 सदस्यीय चुनाव प्रबंधन समिति का गठन कर दिया है और 2024 में 35 लोकसभा सीटें जीतने का टारगेट रखा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में से 18 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। 2014 में बीजेपी महज 2 सीटें ही जीत पाई थी। 2021 विधानसभा चुनाव में 77 सीटें जीतकर बीजेपी पश्चिम बंगाल में भले ही मुख्य विपक्षी दल बनने में कामयाब रही है, लेकिन उसके बाद से हालात बदले हैं। बीजेपी को एक के बाद एक बड़े झटके लगे हैं। चुनाव से पहले टीएमसी से बीजेपी में आई कई नेताओं ने घर वापसी की, जिसके बाद से ममता बनर्जी के हौसले बुलंद हैं और टीएमसी विपक्षी गठबंधन का हिस्सा है। ऐसे में बीजेपी 2024 लोकसभा चुनाव में क्या 35 सीटें जीतने में कामयाब हो पाएगी? 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए सबसे मुश्किल जो राज्य है उनमें पश्चिम बंगाल एक है। बंगाल में सत्ता की हैट्रिक लगा चुकी ममता बनर्जी विपक्षी गठबंधन इंडिया का अहम हिस्सा अब नहीं है, जिसमें कांग्रेस और लेफ्ट भी शामिल थे। ममता बनर्जी बंगाल में क्लीन स्वीप करने के मकसद से काम कर रही हैं।
तो बीजेपी ने 2024 चुनाव में बंगाल में इस बार 35 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। इस लिहाज से इस बार काम भी शुरू हो चुका है। बीजेपी ने बंगाल में जीत के लिए रणनीति बना ली है। इस लिहाज से अमित शाह और जेपी नड्डा ने बंगाल का दौरा करके 2024 लोकसभा चुनाव जीतने की पटकथा लिख दी है। अमित शाह ने शीर्ष नेताओं के साथ बैठक की, बंगाल को लेकर बनाई स्पेशल कमेटी। अमित शाह की रणनीति से बौखलाई ममता बनर्जी। अमित शाह जेपी नड्डा ने कोलकाता में बंद कमरे में बंगाल बीजेपी के शीर्ष नेताओं के साथ बैठक की थी और उन्हें 35 सीटें जीतने का टारगेट दिया था। आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी की कोशिश इस लक्ष्य तक पहुंचने की है, जिसके लिए उन्होंने प्लान भी बना लिया है। शाह ने कहा था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भूमि से पीएम मोदी को 35 सीटें दें। मैं गारंटी देता हूं कि पीएम सोनार बांग्ला बनाएंगे। अगर हम 0 से 77 सीटें हासिल कर सकते हैं तो हम 2/3 बहुमत के साथ भी सरकार बना सकते हैं। बंगाल में बीजेपी सरकार बनाने का मतलब घुसपैठ, पशु तस्करी और सीएए के माध्यम से धार्मिक रूप से प्रताड़ित लोगों की नागरिकता को समाप्त करना होगा। बीजेपी के लिए बंगाल क्यों अहम है, इसे समझना भी जरूरी है। देश में 40 से ज्यादा लोकसभा सीटों वाले 4 राज्य हैं और बंगाल इनमें से इकलौता ऐसा राज्य है जहां बीजेपी कभी सत्ता में नहीं रही। आमतौर पर माना यही जाता है कि अगर देश की सत्ता में बने रहना हो तो किसी भी राष्ट्रीय दल को ऐसे कम से कम 2 राज्यों में दबदबा होना चाहिए। और इसके अलावा बंगाल चुनाव के अहम होने की वजह जो है वो इसका इतिहास भी है और इसकी विचारधारा भी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1946 में बंगाली हिंदू होमलैंड मूवमेंट शुरू किया था। बंगाल में आरएसएस बीजेपी के भावनात्मक लगाव की वजह बंगाल का विभाजन है। बंगाल की सियासत में लेफ्ट लंबे वक्त तक काबिज रहा, जिसका वैचारिक स्तर पर संघ के साथ 36 का आंकड़ा है। यही वजह है कि बीजेपी का फोकस जनसंघ के दौर से बंगाल पर है। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से बीजेपी बंगाल पर अपना ध्यान केंद्रित कर रखा है। यहाँ पर क्या है कि उस पर फोकस बढ़ा रखा है और बीजेपी के सामने चुनौती ये दिखाने की भी है कि 2019 लोकसभा चुनाव में बंगाल में उसे 18 सीटें यूं ही नहीं मिल गई थी। बीजेपी को साबित करना है कि लोकसभा चुनाव में उसका धमाकेदार प्रदर्शन बंगाल की राजनीति में आगाज था एक बड़े बदलाव का, जिसे अब 2024 के चुनाव में बढ़ाकर दुगना करने का लक्ष्य है। बीजेपी बंगाल में मुद्दा बना रही है कई केंद्रीय योजनाओं को राज्य में लागू ना किए जाने का और अवैध प्रवासियों। बीजेपी का राज्य में विस्तार ऐसे लोकल नेताओं के दम पर हुआ है जो विरोधी खेमों से उसके साथ आए थे। बंगाल में कम से कम 20 से 25 प्रभावशाली नेता विपक्षी खेमे से बीजेपी के पाले में आए थे, लेकिन 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद टीएमसी से आए नेताओं का बीजेपी से मोह भंग हुआ। बीजेपी की सत्ता में न आने के बाद उन्होंने ममता बनर्जी के प्रति पूरा विश्वास जताते हुए घर वापसी की। ममता बनर्जी ने भी खुद को राज्य की राजनीति में मजबूत किया है। राज्य से वामपंथी दलों और कांग्रेस का करीब करीब पूरी तरह से सफाया कर दिया। इस तरह से बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती ममता बनर्जी है। ममता बनर्जी बंगाली अस्मिता से खुद को जोड़ती रही हैं। पश्चिम बंगाल में 2024 का चुनाव बीजेपी के लिए कोई साधारण चुनाव नहीं रहने वाला है। ये बात बीजेपी बखूबी तरीके से समझ चुकी है। 2024 चुनाव से पहले ही बीजेपी बंगाल में खुद को नंबर 1 पार्टी बनाने के मिशन पर काम कर रही है। बीजेपी ने चुनावी रणनीति और सियासी जंग फतह करने के लिहाज से 15 सदस्यीय कोर कमेटी गठित की, जिसमें केंद्रीय पर्यवेक्षक सुनील बंसल, अमित मालवीय, आशा लाकड़ा और मंगल पांडे, बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार, बंगाल में जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं सुकांत मजूमदार, विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी, सांसद दिलीप घोष और वरिष्ठ नेता राहुल सिन्हा शामिल हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पहले ही बीजेपी के सभी नेताओं को ये कह दिया है कि वो लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव की तैयारी पहले से ही शुरू कर दें। अमित शाह को यह पता है कि लोकसभा चुनाव 2024 के साथ ही 2024 के बाद 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का रास्ता तय किया जा सकता है। वो इसी रणनीति के तहत बंगाल में किसी तरह की चूक नहीं चाहते, जिसके लिए खुद ही कमान फिर से संभाल ली है। आपको बता दें कि बीजेपी ने साल 2014 में मोदी लहर में भी पश्चिम बंगाल में महज 2 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि 34 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी ने जीत हासिल की थी। हालांकि साल 2019 के चुनाव में बीजेपी को 18 सीटें मिली थी। पश्चिम बंगाल में 2021 के विधानसभा चुनाव में भी टीएमसी को बड़ी सफलता मिली और 292 सीट पर हुए विधानसभा चुनाव में 213 सीट टीएमसी के खाते में आई, जबकि बीजेपी की 77 सीटों पर यहां पर उसने जीत हासिल की। इस परिणाम को देखते हुए बीजेपी ने महसूस किया कि उन्हें बंगाल में अभी और मेहनत करने की जरूरत है, लेकिन बंगाल के सियासी समीकरण बीजेपी की राह में बाधा बन रहे हैं।
राज्य में 30% मुस्लिम मतदाता हैं तो 70% हिंदू। बीजेपी की नजर आदिवासी वोटों को अपने साथ करने की है, जिसके लिए बीजेपी मशक्कत कर रही है। ऐसे में ममता की चुनौती को शाह ने स्वीकार कर लिया है। अब देखना होगा कि बंगाल में जनता किसके साथ जाती है, क्योंकि 2024 के चुनाव के नतीजे 2026 में होने वाले विधानसभा चुनावों की भी यहां पर जो रूपरेखा है उसे तय करेंगे। अगर 2024 में यहां पर बीजेपी 35 सीटें पाकर अपने लक्ष्य को हासिल कर लेती है तो 2026 में पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बन सकती है। और यही यहां पर पीएम मोदी और अमित शाह का जो कहे कि एक लक्ष्य है और एक रणनीति है। इसके लिए पीएम मोदी और अमित शाह खासतौर से पश्चिम बंगाल पर फोकस कर रहे हैं और इसको लेकर एक अंदर खाने में लगातार बैठकें हो रही हैं, विचार विमर्श किया जा रहा है। और इस बीच ममता बनर्जी ने जिस तरह से अमित शाह और पीएम मोदी को चुनौती दी है और उस चुनौती को जिस तरह से शाह ने स्वीकार किया है, उसके बाद साफ है कि 2024 की जंग काफी मजेदार होने वाली है। स्पेशल स्टोरी में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।